आप सभी को रमगा नमस्कार। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के फंडामेंटल्स की। क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है इससे पहले कि आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो कि आप कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर भी एक बार उनको क्विकली लिखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं ध्यान होनी चाहिए। देखिए, अगर हम लेट से किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इस तरह से, मोस्टली आप राइट एंगल ट्राइंगल से ही डील करेंगे जब भी बात होगी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की। और ये एंगल अगर थीटा है तो आप सभी को पता होता है कि भाई अगर साइन थीटा मुझे लिखना होता है तो साइन थीटा आपका क्या होता है, ये अगर मैं परपेंडिकुलर बोलूँ, ये मैं बेस बोलूँ और ये हाइपोटेनस बोलूँ एच, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूँ तो वो इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस थीटा तो ये हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक थीटा, वो आपका होता है सिंपली रिवर्स से आता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। देन मैं कहता हूँ भाई टेन थीटा आपको पता है कि दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो आपका इसका रेसिप्रोकल है जो कि कॉट थीटा होता है वो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको बेसिक है, जो आपको क्लियर है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, राइट। बट देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस में, यूजुअली आपका रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होना चाहिए। तो सिर्फ इतना जानने से काम नहीं चलता है। एक तो आपको कुछ स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ मैं अभी जो एक पॉइंट बताऊंगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि लेट से मैंने कहा कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर मुझे दिया हुआ है कि ये एंगल आपका थीटा है और ये आपको हाइट दी हुई है लेट से एच। क्वेश्चन में किसी फॉर्मेट में हो सकता है कि भाई ये पोल है या वट एवर, राइट। मैं कह रहा हूँ ये हाइट एच है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसकी बेस लेंथ और जो हाइपोटेनस की लेंथ है वो आप एच के टर्म में जल्दी लिख पाएँ। लेट्स से आपको पता है कि भाई साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोसेक थीटा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, सेक थीटा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, देन टेन थीटा जो आपका है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा जो आपका होता है दैट इज सिंपली बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पर पता है कि आपको ये फार्मूला लगा के अगर आप इन वैल्यूज़ को लिखते हो तो ये समय की घोर बर्बादी है। जब इन चीज़ों का बार बार इस्तेमाल होना है तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वंस एंड फॉर ऑल इसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर ये वैल्यू मेरी एच है तो ये एंगल अगर थीटा है, मतलब जो ये हाइट एच दी हुई है उसके अपोजिट वाला एंगल अगर मुझे थीटा दिया है, तो इस थीटा से जो साइड सटी हुई है, परपेंडिकुलर साइड सटी हुई है, इसकी वैल्यू आपकी होती है एच कॉट थीटा। बहुत ही सिंपल है, ऐसे आपको लिखना है। और ये वैल्यू आपकी होती है एच कोसेक थीटा। ठीक है, आप वेरीफाई करना चाहो तो कर लो। आप कहोगे कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा आपका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एच कॉट थीटा ये आ जाएगा, क्योंकि बेस आपका क्या है, बेस निकालना है और ये एच है। फिर आप कहोगे कोसेक थीटा जो होगा वो होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अगर आप लिखते हो हाइपोटेनस को आप मान लो x अपॉन एच इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो x क्या हो गया आपका h कोसेक थीटा। पर क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, क्वेश्चन इस बात का है कि क्या आपको इमीडिएटली ये चीज़ लिख पा रहे हो या नहीं। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि क्या ध्यान रखना है आपको कि लेट से आपको एक परपेंडिकुलर साइड दी हुई है और उसको जो एंगल फेस कर रहा है वो अगर थीटा है, तो उस थीटा से जो दो साइड सटी हुई होती हैं, एक परपेंडिकुलर साइड है तो वो कॉट होती है, और दूसरा आपका जो एक साइड बनती है जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हो वो आपका एच कोसेक थीटा होती है। अब देखिए, ये आपको किसी भी फॉर्म में सवाल दिया हो, जैसे मैंने आपसे बोला कि लेट से ये एंगल थीटा है और ये वैल्यू एच है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे, वही तरीका। आप कहोगे यहाँ इस थीटा को फेसिंग जो परपेंडिकुलर साइड है वो एच है, तो थीटा से जो सटी हुई साइड है वो एच कॉट थीटा होगा और ये वैल्यू मेरी एच कोसेक थीटा होगी। तो ये रिएक्शन अगर आपने इसको अभी ध्यान से देख लिया तो आपसे कभी दिक्कत नहीं होगी, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट इन वैल्यूज़ को लिख पाओगे, है ना। ये कई बार क्योंकि क्वेश्चन आपका थीटा के टर्म्स में ही आएगा, थीटा अल्फा एंगल्स दिए होंगे और उनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी 30 40 वट एवर। तो जो स्टैंडर्ड ट्राइंगल वैल्यू के टर्म्स में पढ़ेंगे उनका अपना यूज़ है, इसका अपना यूज़ है कि ये देखते ही आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, सेकेंड पॉइंट। और वो सेकेंड पॉइंट आपका कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि लेट्स से कि मुझे ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, लेकिन अब मुझे इस थीटा से सटी हुई ये साइड प्रोवाइडेड है। कौन सी, परपेंडिकुलर साइड प्रोवाइडेड है। तो अगर ये परपेंडिकुलर साइड मेरी प्रोवाइडेड है तो आपको पता है ये वैल्यू क्या होगी, पिछले से ही निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि क्या होगा,
आपको पता है ये वैल्यू क्या थी, आपको ध्यान हो अगर आप कह रहे थे कि ये h cot थीटा है, अगर ये h है तो अगर h cot थीटा, लेट से आप अभी भी मान लो कि ये h ही है, अगर आपका h cot थीटा मेरा b के बराबर है, सो व्हाट इज h आपका क्या हो गया b tan थीटा। यहाँ आपको b दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा कि आपको थीटा एंगल दिया हुआ है और उस थीटा एंगल से सटा हुआ जो साइड है परपेंडिकुलर वो भी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी b tan थीटा, तो ये b tan थीटा होगी। अब क्वेश्चन है कि ये हाइपोटेनस क्या होगा, ये हाइपोटेनस क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर जो हाइपोटेनस आपका बनेगा वो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा b sec थीटा। b sec थीटा दो तरीके से निकाल सकते हो आप, एक जो चीज़ जानते हो उससे मैच करा के, दूसरा आपको पता है कि हाइपोटेनस अपॉन बेस जो होता है वो sec थीटा होता है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, b sec थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये थीटा एंगल मुझे दिया हुआ है और उस थीटा एंगल से सटा हुआ मुझे एक परपेंडिकुलर साइड मालूम है, एक परपेंडिकुलर साइड मालूम है, तो जो बाकी दो साइड्स हैं वो एक आपका b tan थीटा बनाएगा परपेंडिकुलर साइड, और जो हाइपोटेनस होगा वो आपका sec थीटा होगा। अब आप देखो दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि जब मैंने ट्राइंगल ऐसा लिया कि मैंने ये वैल्यू आपकी थीटा ली, या तो ये दिया हुआ है या तो ये दिया हुआ है, इन दोनों केस में हाइपोटेनस क्या बना है, या तो sec बना है या कोसेक बना है। जब मुझे ये हाइट दिया हुआ था तो h कोसेक थीटा बना, ठीक है, क्योंकि कोसेक साइन से रिलेटेड होता है, साइन में परपेंडिकुलर का लेना देना होता है। और जब मैंने यहाँ b दिया, b प्रोवाइड किया, तो ये बना b sec थीटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉस होता है उसका लेना देना बेस से होता है और sec का लेना देना भी बेस से, इसलिए b sec थीटा बना, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ध्यान हो कि जब आपने बेस को लिखा तो बेस में कॉट का टर्म आया था, जब आपको ये दिया हुआ था और आपने बेस लिखा तो कॉट का टर्म आया, क्योंकि बेस का लेना देना कॉट से होता है। और जब आपको ये बेस दिया हुआ था और ये थीटा दिया हुआ था और आपको परपेंडिकुलर लिखना था, तो आपको पता है कि इसका लेना देना tan से होता है, तो b tan थीटा। तो इतना मुश्किल नहीं है, इसको ध्यान रखना भी। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो इन 2 पॉइंट्स के बाद इसको ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज आप फटाक से एग्जाम में लिख पाएँ। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको हाइपोटेनस देने जा रहा हूँ, ठीक है। हाइपोटेनस को मैं L से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस में लेंथ ऑफ द दिया होता है ना कि एक आपको लेंथ दिया है लैडर का, L इसलिए डिनोट कर रहा हूँ। और मैंने बोला कि लेट से ये एंगल थीटा है, तो जब ये एंगल थीटा होगा और ये लेंथ L दिया होगा, तो देखिए बेस का लेना देना कॉस से होता है, तो आप कहोगे ये बनेगा L cos थीटा और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी L sin थीटा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी L sin थीटा। तो बहुत सिंपल है, L है तो ये L cos थीटा जो बेस से सटा हुआ है, और ये आपका L sin थीटा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये h दिया हुआ है तो h cot थीटा h कोसेक थीटा। सेकेंड आपको पॉइंट बताया कि अगर ये b दिया है तो ये b tan थीटा b sec थीटा। थर्ड पॉइंट बताया कि ये l दिया है तो l sin थीटा l cos थीटा। और इसका रिएक्शन आपका इतना क्विक होना चाहिए कि आपको समय नहीं लगे, कभी कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। मुझे इसमें से कोई ना कोई अगर प्रोवाइडेड है थीटा दिया हुआ तो मैं फटाफट सारी वैल्यूज़ आपको लिख पाऊंगा, मुझे समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो एक ये पॉइंटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि आपके कुछ स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स हैं, और वो स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स भी आपको जानना ज़रूरी है जहाँ तक हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की बात करते हैं। तो पहला जो 4th पॉइंट है ये मैं डील करूँगा। लेट्स से कि मैंने एक ट्राइंगल आपके लिए एज्यूम किया, और वो ट्राइंगल आपका क्या है 30, 60 और 90 ट्राइंगल, राइट, ठीक है, 30, 60, 90 ट्राइंगल। सो 30, 60, 90 ट्राइंगल में जो साइड रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं। देखो अपोजिट टू 30 डिग्री अगर आप 1 लेते हो तो अपोजिट टू 60 क्या होता है √3 होता है, और अपोजिट टू 90 आपका 2 होता है। आपको इसको किस तरह से ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको कैसे ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि, और ये वैल्यू ऐसा कुछ मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ कि कैसे रटो, रटना नहीं है, सब कुछ इस तरीके से आपको अभ्यस्त हो जाना है इसमें कि रिएक्शन ऑटोमेटिक हो, थोड़ा लॉजिकली आप चलोगे बस। देखो आप ध्यान से इसकी हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, 30 के अपोजिट जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं भाई, सबसे छोटा साइड सबसे छोटे एंगल के सामने होता है, उसको हम डेफिनेटली 1 मानेंगे, ठीक है। अब अगर आप ये ध्यान रख ले जाते हो कि इसमें टर्म्स जो आते हैं 1 भी आता है, √3 भी आता है, 2 भी आता है, तो ऑटोमेटिक हो गया। √3 कहाँ जाएगा बेस, क्योंकि अपोजिट टू 30 अगर 1 है तो अपोजिट टू 60 उससे बड़ा होगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा, तो 2 हाइपोटेनस ही हो सकता है। तो ये वैल्यू जैसे भी हो आपका रिएक्शन इसमें आपको ऑटोमेटिक करना है। एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से उन्होंने कहा कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये वैल्यू उन्होंने बता दी कि 100√3 है। जैसे उन्होंने इसको 100√3 बताया, आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस जो होगा आपका डबल हो जाएगा। अपोजिट टू 30 अगर 100√3 है तो अपोजिट टू 90 जो होता है इसका डबल होता है, 200√3 हुआ। और अपोजिट टू 60 क्या होता है, इसका √3 टाइम्स होता है, तो ये वैल्यू आपकी 300 हो गई। ये सब चीज़ें आपको क्विकली लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया कि भाई ये एंगल जो 60 डिग्री है इसके अपोजिट जो वैल्यू है, लेट्स से उन्होंने कहा कि ये 100 है, तो आपने कहा कि ये अगर 60 डिग्री के अपोजिट 100 है तो अपोजिट टू अगर मैं 30 डिग्री आऊँगा तो ये बाई √3 हो जाएगा,
बाई रूट थ्री हो गया तो ये 100 बाई रूट थ्री हो गया, और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये डबल होगा, तो ये 200 बाई रूट थ्री हुआ। मतलब क्या है कि जो कन्वर्जन आपका होना चाहिए बहुत फास्ट होना चाहिए, राइट। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि हाइपोटेनस आपको दे दिया गया है लेट्स से 300, अगर हाइपोटेनस 300 है तो क्या आप तुरंत बोल पाओगे? ये अगर 30 डिग्री है तो अपोजिट टू 30 इसका हाफ होगा, तो ये आपका हो जाएगा 150। देन सेकेंड थिंग इज दैट कि अपोजिट टू अगर मैं 60 डिग्री जाता हूँ तो वो इसका रूट थ्री टाइम्स होगा, तो वो 150 रूट थ्री होगा। तो आपको इसमें कुछ भी प्रोवाइडेड हो, अदर टू को आपको सुपर फास्ट तरीके से लिखना आना चाहिए। ये एक एडेड स्किल आपके अंदर ऐड करेगा टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री, आई मीन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्वेश्चन फास्टर, क्योंकि इन एंगल्स का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो कोई भी वैल्यू, जैसे आप देखो कि आपको यहाँ पर जो रेशियो दिया है ना, मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये रेशियो से आपको क्या समझना है कि ये अगर 1 है तो ये रूट थ्री है और ये 2 है। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ अगर आना है तो मुझे रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ आना है तो रूट थ्री से डिवाइड करना है, यहाँ से यहाँ आना है तो 2 बाई रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ आना है तो रूट थ्री बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और सिमिलरली ये तो पता है डबल और हाफ है। तो ये रिएक्शंस इतने तेज आपके होने चाहिए कि इंटरमीडिएट स्टेप ना लेना पड़े। देखो अगर 60 से 90 मुझे कन्वर्ट करना है, मैंने आपसे बोला कि भाई देखो एक काम करो कि 60 के अपोजिट अगर मुझे लेट से 300 दिया है और मुझे 90 के अपोजिट चाहिए, तो आप पहले 30 के अपोजिट मत निकालना फिर डबल करना, राइट। आप सिंपली कहोगे 2 बाई रूट थ्री टाइम्स करना है। तो अगर मुझे 2 बाई रूट थ्री टाइम्स करना है इसको, तो 300 है और 2 बाई रूट थ्री में जाऊंगा तो 600 बाई रूट थ्री बनेगा। तो ये वैल्यू आप कम से कम तुरंत लिखोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे कि भाई ये 200 रूट थ्री हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर क्विकली आपको ये सारी वैल्यूज क्रॉस कन्वर्जन करने हैं, आपको इसमें समय नहीं लगना चाहिए। एक से दूसरे में कन्वर्जन वन स्टेप और डायरेक्ट होना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं कि 60 से 90 जाना है तो पहले 60 से 30 जाएंगे फिर 30 से 90 जाएंगे, डायरेक्ट सीखो। ये रिएक्शंस आपके बहुत तेज होना चाहिए। 90 से अगर मुझे आना है 60 पे, लेट से कि मैंने कहा भाई ये 90 है, राइट। 90 के अपोजिट लेट से मैंने आपको वैल्यू दे दी और वो वैल्यू आपको दे दी लेट से 6, ये 90 का अपोजिट है और ये मेरा 30 है और मुझे 60 के अपोजिट वैल्यू चाहिए, तो आपको बताना चाहिए कि रूट थ्री बाई 2 करना है, तो 3 रूट थ्री हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इट्स दैट डिफिकल्ट? क्या है डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हम क्या कर रहे हैं देखो कि हम अगर 90 से 60 की तरफ आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रूट थ्री बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जब ये क्लैरिटी होगी तो आप इसको फटाक से लिखोगे, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू तो हाफ होगी 3। क्लियर? तो आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करो कि आपका रिएक्शन थोड़ा ऑटोमेटिक हो जाए और आपको दिक्कत ना है। फिफ्थ पॉइंट काफ़ी आसान है, क्योंकि फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि बहुत ही बेसिक ट्राइंगल है जो आप सभी को पता है कि 45 45 90 ट्राइंगल ले रहे हैं। 45 45 90 ट्राइंगल भी बहुत कॉमन यूज ट्राइंगल है, बट आपको पता है कि यहाँ पर ये ए होता है तो ये ए होता है तो ये ए रूट 2 होता है, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूँ अगर कि साइड रेशियोज की बात कर रहे हैं तो ये आपका 90 बनेगा, ये आपका 1 1 रूट 2, तो 1 1 रूट 2 तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है, कि आपका कोई भी एक साइड अगर 1 है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये रूट 2 होता है। साइड रेशियो पता है तो एक वैल्यू पता है तो दूसरी आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से मैंने आपको बोला कि ये वैल्यू मुझे प्रोवाइडेड है ए, या बी लिख देते हैं। अगर ये वैल्यू बी है तो आपको पता है ये क्या होगा, बी बाई रूट 2, ये वैल्यू क्या होगा, बी बाई रूट 2। कैसे लिखा मैंने, क्योंकि ये 45 45 90 है, सो आपको पता है कि ये वैल्यू रूट 2 टाइम्स होती है साइड्स का, या साइड्स जो है हाइपोटेनस का 1 बाई रूट 2 टाइम्स होते हैं। तो ये क्विकली आपको लिखना आना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स हैं जिनका इस्तेमाल एग्जाम में हुआ है और उनको जल्दी जानना इंपॉर्टेंट है, और उनकी फॉर्म्स भी कई सारी हैं। और वो ट्राइंगल आपका है 15 75 और 90 ट्राइंगल। ये ट्राइंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, और लोग इसमें गलत हो जाते हैं। ये 15 डिग्री बोला मैंने, ये आपको 75 डिग्री बोला और ये आपको 90 डिग्री बोला। तो इसका जो पहला फॉर्म है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि ये अगर रूट 3 - 1 होता है तो ये आपका रूट 3 + 1 होता है और ये आपका 2 रूट 2 होता है। देखो एक लॉजिक आप बिठा सकते हो कि रूट 3 - 1 कहाँ होगा, रूट 3 + 1 कहाँ होगा, 2 रूट 2 कहाँ होगा। इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है 15 डिग्री सबसे छोटा एंगल है, इसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी। तो आप देखो आउट ऑफ द 3 वैल्यूज जो भी आपको दिया है, 2 रूट 2 की वैल्यू लगभग कितनी है, आप कहोगे 1.4 × 2 लगभग 2.8 के आसपास है। रूट 3 + 1 कितना है, 1.7 + 1 2.7 के आसपास है। रूट 3 - 1 कितना है, 1.7 - 1 0.7 के आसपास है। तो डेफिनेटली वो ऑर्डर होना चाहिए ना। तो रूट 3 - 1 कहाँ जाएगा, 15 डिग्री के अपोजिट। रूट 3 + 1 कहाँ जाएगा, 75 के अपोजिट। 2 रूट 2 कहाँ जाएगा, 90 के अपोजिट। और आप देख भी सकते हो कि अगर हम गलती से भूल गए कि मैंने यहाँ रूट 2 सोच लिया तो आपको पता है गलत है, क्योंकि ये 1.4 है, ये आपका 2.7 है, इसलिए 2 रूट 2। तो ये बेसिक फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप कई सारी वैल्यूज लिख सकते हो भाई। जैसे मैंने आपसे बोला कि बताओ tan 15 क्या है, सो आप कहोगे tan 15 का एक फॉर्म साफ साफ मुझे दिख रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो रूट 3 - 1 अपॉन रूट 3 + 1 बनेगा। देयर इज नो चैलेंज, वी कैन क्विकली राइट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज tan 75, सो आप कहोगे tan 75 विल बी इक्वल टू रूट 3 + 1 अपॉन रूट 3 - 1। क्लियर?
आप देख भी सकते हो कि tan 15 और tan 75 का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। जब भी थीटा और फाई का सम 90 हो जाता है प्रोडक्ट 1 होता है tan में। देन आपसे कहूँ कि भाई बताओ sin 30 क्या है, sin 15 क्या है, तो आपको हो गया sin 15 इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, sin 15 निकाल रहा हूँ तो 15 में परपेंडिकुलर आएगा √3 - 1 अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा 2√2। इफ आई आस्क यू व्हाट इज cos 15 तो आपको हो गया ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2, और ऐसे करके आप सारी वैल्यूज को लिख सकते हो। तो देखो ये एक फॉर्मेट हुआ जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह रहा हूँ 6 का ए पार्ट। ठीक है, ये आपका 15, 75, 90 की वैल्यू आपको कंठस्थ होनी चाहिए कि आप क्विकली इनको लिख पाएँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने आपको बोल दिया कि एक ये वैल्यू आपको हाइट दे दी मैंने कि ये आपका 100 √3 - 1 है, और ये मैंने बोला कि ये 15 डिग्री है, ये आपका 75 डिग्री है। तो 100 √3 - 1 अगर ये है तो आपको समय नहीं लगना चाहिए कहने में कि ये आपका 100 √3 + 1 होगा। क्यों? क्योंकि 15, 75, 90 ट्रायंगल में रेशियो मुझे पता है, √3 - 1 है तो ये √3 + 1 है, ये 2√2 है, ये आपका 100 × 2√2 हो जाएगा। साइड रेशियो पता होने का यही फायदा होता है कि आपको साइन कास्ट लिखना नहीं होता और आप डायरेक्ट इन साइड्स को लिख पाते हो। तो पहला फॉर्म जो 6 का ए है वो आपको मैंने एक वैल्यू बताई। अब देखो एक चीज़ और आपके दिमाग में आएगी, तुरंत आनी चाहिए, कि जैसे हमने कहा कि भाई tan 15 अभी मैंने लिखा और अब मैंने बताया कि tan 15 की वैल्यू आई √3 - 1 अपॉन √3 + 1, आई कि नहीं आई? आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो क्या? क्योंकि कई बार हो सकता है कि tan 15 की वैल्यू रेशनलाइज फॉर्म में दी हो, तो आप कहोगे √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ √3 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका 3 - 1 2, फर्दर स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 4 - 2 √3 अपॉन 2, और ये वैल्यू हो गई आपकी 2 - √3। तो आप क्या देख पा रहे हो कि tan 15 की वैल्यू 2 - √3 के बराबर भी है। यस, क्योंकि हाँ दिख रहा है साफ साफ कि tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 के बराबर भी हो सकती है अगर हम रेशनलाइज करें तो आप कहोगे ये फॉर्म भी क्या इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ये 15 डिग्री लिखो, ये 75 डिग्री लिखो, और आपसे एक सवाल है कि अगर मैं tan 15 में केवल न्यूमरेटर चाहता हूँ और डिनोमिनेटर नहीं चाहता हूँ तो आपका डिनोमिनेटर 1 हुआ कि नहीं हुआ? अगर डिनोमिनेटर 1 हुआ तो आप इसको 1 बना रहे हो, आप इसको 1 बना रहे हो तो ये वैल्यू आपकी बन रही है 2 - √3। ठीक, अब आपसे एक सवाल है मेरा छोटा सा, वो आप ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है 15, 75 और 90, यहाँ पर ये वैल्यू √3 - 1 है, ये वैल्यू √3 + 1 है, और ये वैल्यू 2√2 है। अब बताओ इसको अगर मैं 1 बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ तो मैं √3 + 1 से सबको डिवाइड करूँगा, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 1, ये वैल्यू आपकी बनेगी √3 + 1 से डिवाइड किया, यहाँ ये वैल्यू क्या बनी आपकी √3 + 1 से डिवाइड किया। अब इसको आप रेशनलाइज किया जब आपने तो आपको मिला यहाँ पर 2 - √3, ये 1 हो गया। हाइपोटेनस क्या बनेगा आपका? आपको हो गया बनेगा 2√2, और इसको भी रेशनलाइज करोगे तो आप √3 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका बना √2 × √3 - 1, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यह है √6 - √2। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये सब चीज़ें ध्यान कैसे रखी जाए, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, √3 - 1 √3 + 1 और 2√2 तो बेसिक का ध्यान ही रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि जब हम 15 डिग्री की बात करेंगे, 15 डिग्री की बात करेंगे, 75 डिग्री की बात करेंगे, और लेट से हमने tan 15 डिग्री को 2 - √3 बनाया है, बनाना ही है, क्योंकि देखो या तो ये बेस 1 होगा या हाइपोटेनस 1 होगा। मान लिया कई बार हमारा मन करे कि हम cot 15 में को इस फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ये मेरा 1 हो, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे। जैसे ये कब आप कहोगे कि यूज़फुल है यूज़ करना, मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैंने आपको एक सवाल दिया और उस सवाल में मैंने बताया कि ये वैल्यू आपकी 100 दी हुई है। अगर ये वैल्यू आपको 100 दी है और ये 15 डिग्री दिया है, आप मुझे बताओ कि पिछला फॉर्म आप यूज़ करोगे क्या इस फॉर्म में? अगर मैंने आपसे बोला कि ये मेरे को एक क्वेश्चन में 15 दिया है, ये 75 दिया है, या 90 दिया है, और मैंने बोला कि इस वैल्यू को आप 100 मानो, और आप बताओ ये क्या है ये क्या है, आप फंसोगे कि नहीं फंसोगे? आप कहोगे √3 + 1 100 के बराबर है, तो √3 - 1 कितना होगा? आपको मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप इन दोनों की वैल्यूज़ को लिख पाओगे। लेकिन हमने जो आपको अभी फॉर्म दिया है वो कितना बेहतरीन है। आप करोगे ये 100 है तो इसको इस वाले ट्राइंगल से कंपेयर करेंगे कि जब ये 100 है, मल्टीप्लायर 100 हो गया, तो ये हो गया आपका 100 × 2 - √3 डायरेक्ट, और ये आपका कितना हो गया 100 × √6 - √2। इसलिए डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है, जिस तरह का सवाल होगा वो वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। वैल्यूज सब में सेम ही है, बस उनके लिखने का तरीका अलग है। तो जैसे इस सवाल में हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्म। तो ध्यान रखना कि जब 15 डिग्री के अपोजिट मुझे लीस्ट नंबर लेना होता है और उसमें से एक अगर 1 हो गया तो ये 1 से कम होना चाहिए। और आप ध्यान रखोगे या तो 2 - √3 होगा या 2 + √3 होगा। 2 - √3 होगा कि 2 + √3 होगा? आप बताओ। 2 + √3 तो ज़्यादा हो गया भाई 2 से, हमें तो जो वैल्यू चाहिए वो 1 से छोटी चाहिए, तो माइनस ही जाएगा। 15 के अपोजिट 2 - √3 हो गया, एक 1 हो गया, और एक आपका आ गया √6 - √2। अब देखो अगर यहाँ माइनस है
फिर ये ध्यान रखना यहाँ भी माइनस ही होगा, √2 इंटू √3 -1 आया, या फिर √6 माइनस √2। इसको रट लो, जैसे करना है कर लो, कंठस्थ होना चाहिए। एग्जाम में आपको इसको भी सीधे डायरेक्ट यूज़ करना है, समय की बहुत बचत होगी आपकी। कमिंग टू द थर्ड फॉर्म, 6 का थर्ड फॉर्म जो कि आपका 6 का सी। 6 के सी में आपने बोला कि भाई ऐसा भी तो सवाल हो सकता है, सवाल ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये 1 है, ये 1 है और इससे मुझे कंपेयर करना पड़े। मेरा कहने का मतलब है मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू लेट से मुझे दे दी क्वेश्चन में कि ये 50 है, ये हाइट 50 है और ये 15 डिग्री का एंगल है, ये लिखना है और ये लिखना है, जल्दी तो कैसे लिखेंगे। तो आप कहोगे वो जो दोनों फॉर्मेट आपने पढ़ाए हैं उसमें तो अननेसेसरी डिवीजन करना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल से कंपेयर करके देखो, ये 50 क्या है, दूसरे वाले बी वाले ट्राइंगल से कंपेयर करोगे तो ये कहेगा √3 - 150 है, 2√3 - 150 है कि 2 - √3, 2 - √3 जो दूसरा ट्राइंगल है वो इसको बोलता है 2 - √3। अगर 2 - √3 50 है तो मुझे निकालना पड़ेगा कि बताओ 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, √6 - √2 किसको करस्पॉन्ड करेगा, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। पहला वाला करोगे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप कहोगे यहाँ 1 वाला फॉर्म भी हमें चाहिए। आपको पता है अगर यहाँ आप 1 बनाते हो, आपको जो पता है वो ध्यान से देखिए, आपको पता है अभी कि ये 2 - √3 है, ये 1 है और ये वैल्यू क्या है आपकी √6 - √2, कुछ ऐसा है। तो आप कहोगे 2 - √3 से डिवाइड कर दो, अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 बनेगा और ये बना आपका 1/2 - √3। 1/2 - √3 आपका होता है 2 + √3। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी सिंपली क्या आ जाएगी मैं बताता हूँ, √2 इंटू ये अगर प्लस है तो ये बनता है √3 + 1, या फिर आप कहते हो इसको √2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा √6 + √2। ठीक है, ये फॉर्म आपकी हो गई तीसरी। आप अगर दूसरे तरीके से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको पता है कि ये √3 - 1 और √3 + 1 और ये 2√2 होता है। अब आप कहोगे इसको मैं सबको क्या कर रहा हूँ, √3 - 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। √3 - 1 से डिवाइड करूँगा तो हाइपोटेन्यूज जरा देखो क्या आएगा, 2√2 अपॉन √3 - 1। रेशनलाइज जब आप करोगे तो आप √3 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू आपको 2 दे देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा √2 इंटू √3 + 1। ठीक, √2 इंटू √3 + 1 या फिर √6 + √2 कह सकते हो उसको आप। अब ये आपको ध्यान रखना है सर कि ये तीनों जो फॉर्म मैंने आपको बताई है 15, 75, 90 की, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि जो स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड केसेस हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और उससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, बहुत लिमिटेड केसेस हैं। अगर आप इन केसेस को समझ लोगे आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस कभी परेशान नहीं कर पाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में आपको वो कवरेज भी देखने को मिलेगा। इसके तुरंत बाद उस क्लास को भी देखें और क्लैरिटी मिलेगी आपको। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।